और ध्यान से सुनो बेटा और बेटी लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको पिछले क्लास में एक होमवर्क दिए थे बेटा लोग, होमवर्क किया था कि आप लोगों को कहते कि डी हाँ ब्लॉक सर। एलिमेंट का जो जितना सीरीज है सारे सीरीज का मेंबर नाम ये सब याद करना। याद हुआ आप लोगों का? हाँ सर। चलो तो जरा चेक कर लेते कि कौन कौन पढ़ करके आया है। अब जैसे ही पूछेंगे सब भागना शुरू करेंगे। कौन कौन है अभी क्लास में देखेगा? सबका सब दिख रहा है। ओके, तौसीफ बेटा तुम बोलना चाहेगा? टाइम वेस्ट मत करना, हाँ ना मैं कहानी खत्म करना। तौसीफ पढ़े बेटा, या सर नो में कहानी खत्म करो। तेल मत लगवाएगा, तेल बहुत महंगा हो गया। टाइम। तौसीफ, सामिया बेटा पढ़े बेटा, रेदा नहीं सर। हाँ सर। बोलना चाहेगी बेटा? कौन बोलना चाहेगा? हाथ उड़ा, तो हाथ उड़ा देखिए कौन बेटा बोलना चाहेगा कि हाँ सर हम पढ़े। एनीवन? एक बेटा और सब जियो मेरे लाल, ये मेरा लाल पीला हीरा। बोलो सब बेटा, और सब बोल बेटा। हाँ सर। बोल क्या पढ़ा है? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट थोड़ा याद। हाँ डी ब्लॉक के बता, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का इसमें कौन कौन एलिमेंट है? पहला 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट? स्कैंडियम। वेरी गुड। उसका बाद देखो न्यूट्रिटियम। हाँ टाइटेनियम। और टाइटेनियम, वनाडियम, हाँ क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आराम से लिखने का टाइम दे बेटा। निकल, हाँ, कॉपर, जिंक, कॉपर जिंक। वेरी गुड। तुमको 2 स्टार देते हैं, ये लो खुश हो जाओ। अच्छा, और कोई बेटा बोलेगा जो 4D सीरीज का बोलना चाहेगा ना? एनीवन बेटा 4D सीरीज? हाँ सर। बोल प्रकाश, तुम बोलो। सर इट्रियम, नायोबियम, जिरकोनियम। यारी जरा, जिरकोनियम के बाद होता है निभा, नियोबियम। हाँ सर, मॉलिब्डेनम, सर टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। वेरी गुड। अफान बेटा तुम बहुत प्यारा बेटा, तू बोलेगा? पढ़ा है अफान, बीच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, फिर फाकी मारने पे उतर गया बेटा। बेटा अफान कैफ बोलेगा? नहीं पढ़ा है? अच्छा चलो। हाँ सर। चलो कोई बात है। एटलीस्ट 3 सीरीज बेटा याद नहीं रहेगा ना, चैप्टर में आगे दिक्कत होगा। तो यार क्या था? इट्रियम था, जिरकोनियम, यारी जरा, निभा, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। उसके बाद क्या था बोलतो? ला हफ्ता ना? लैंथेनम, हाफनियम, हैफनियम, हाँ सर, कैल्टेलम, कैंटेलम। उसके बाद सर टंगस्टन, डब्लू, टंगस्टन, सर रहमियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, सर गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। गोल्ड, मरकरी। जी वेरी गुड। आप लोगों 5 स्टार दिया, ले खुश हो जाएगा। वेल डन बेटा। चलो पढ़ाई आगे शुरू करते हैं। तो सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे बेटा, वो प्रॉपर्टी हमारे पास है मध्य प्रदेश और ब्लड प्रेशर। नहीं गलत बोल दिया ना, क्या होना चाहिए बेटा? सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हाँ देखा कितना प्यारा प्यारा बच्चे लोग, सब इन लोगों को पता है। अब और देखो यहाँ पर सुनो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जितने भी गधा और गधी लोग हैं बेटा, ध्यान से सुन ले एक बात। डी ब्लॉक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आप ऐसे समझ के पढ़ो इसको। पहले मेंटली अपने आप को सेट कर लो। आप जिस चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं बेटा, ये चैप्टर 80% इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है और 20% आपको यहाँ पर कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। यानी कि 80% चीज आपको समझना नहीं, इसको याद रखना है, और 20% आपको समझने का है। ठीक है, तो इसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, तब ध्यान से सुनो और याद कैसे कैसे रखना उस पर ध्यान दो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला देखिए कंसेप्ट आ रहा है, ये शुरू कंसेप्ट से हो रहा है। इसको याद रखोगे तो आधा खेला यहीं पे आप जीत गए बेटा। कि डी ब्लॉक के मामले में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? 2 फैक्टर के ऊपर। एक है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड का ताकत होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, ठीक है ना?
और यहाँ पे एक बार फिर से सुन लो बेटा, अगर ये सब चीज देखो, आप देखो यहीं से आपका वो पढ़ाई शुरू होगी जो आपको हम शुरू में पकड़ाए थे कि बेटा पढ़ के आना। ये देखिए सारा चीज, इसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए अच्छे से होते यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पर बोलो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन बोलो कितना कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम में बोलो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। सॉरी सर, एक स्कैंडियम में एक, एक यहाँ है पर सर, बोल एक 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन डी का 2, यहाँ पे 2 बोल 3 तीन है। यहाँ पे बोल सर 5। डी पे ध्यान देना, डी का अनपेड इलेक्ट्रॉन पे ध्यान हाँ देना, सर, ठीक है? यहाँ पे 5 है सर। बोल 5, वेरी गुड। यहाँ पर 6। कैसे छेड़े गधा, अनपेड इलेक्ट्रॉन खोजने बैठा है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन खोजने बैठा है ना। हाँ हाँ सर, हाँ, ये कैसे बनेगा? 4 1 4 2 होगा। 4 होगा ना। हाँ सर, यहाँ पर 4, यहाँ पर बोल इसमें 3 3, इसमें बोल बेटा 2 2, इसमें बोल 0। सर वो क्रोमियम में सर 4 होगा ना? कैसे 4 होगा मेरे लाल पीला हरा नीला? बोलो बोलो, टेल बेटा, दिख नहीं रही, सामने होते तुम कान के नीचे तुम्हारा लाल कर दिए होते अब तक। 35 है ना बे गधा। हाँ सर। क्रोमियम का क्या होता है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ, होता है ना? ठीक है, तो सुनो हाँ, अब जो बता रहे वो देखो। अब अच्छा लास्ट वाले में बोल कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 0। है ना? अब अगर तुमसे एक सवाल पूछे तो वो तो स्कैंडियम से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बड़ा सर, बढ़ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो घट रहा है घट रहा है। इसका क्या मतलब निकलेगा? बोल ट्रेंड पकड़ सर। कि अगर सर। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बोल क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे ट्रेंड दिखाएगा? क्रोमियम तक बढ़ेगा सर, उसके बाद मैंगनीज से घटेगा। फिर डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, गजब बेटा गजब। अब अगर एक सवाल पूछते, ध्यान से अगला सवाल पे ध्यान देना बेटा। ये कौन सा सीरीज है? ये 3D सीरीज है, 3D। है ना? ये 4D सीरीज है। हाँ बताओ सर। 3D सीरीज और 4D सीरीज में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने का उम्मीद नजर आ रहा है आपको? सर कॉपर। सर 4D का। किसका किसका? 4D का। नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट का नाम पूछे, एलिमेंट के बारे में बताओ, एलिमेंट के बारे में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने का नजर चांसेस है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इसमें जिंक का सबसे कम होने का चांस है, यहाँ पर कैडमियम का सबसे कम होने का चांस है। क्यों? हाँ सर, सर इसके पास डी इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 0 0 है ना? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो अब आगे का पढ़ाई कुछ यहाँ देखते हैं। यही बोलो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ के आते देखो अब तो वापस जाना पड़ा। पढ़ तो ये लाइन क्या बोल रहा है कि इन जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन present in d orbital, hence due to absence of covalent bonding, melting point and boiling point are very low in series. ये सब पॉइंट आपको याद रखना इसी तरह। एंड दैट्स व्हाई दे आर व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स दे आर? सॉफ्ट मेटल। ये लोग सॉफ्ट मेटल होते हैं, वोलेटाइल। सॉफ्ट होने की वजह से वो वोलेटाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बेटा उसको हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको वोलेटाइल कहते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है, इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अब अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम L to R। L to R का मतलब लेफ्ट टू राइट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। कहाँ तक? D5 तक। क्यों भाई D5? क्योंकि D5 में आपके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, और फिर वो घटना शुरू करता है। तो आपका मेन पढ़ाई बेटा 3D सीरीज पे। तो देखो तो 3D सीरीज में क्या पढ़ा अभी? स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, है ना। और फिर Mn से लेकर के जिंक तक क्या होना चाहिए बेटा? वो घटना चाहिए। क्लियर है बेटा? यहाँ तक मैटर क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर। चलिए अगला पॉइंट देखो क्या होता है। अब आपको एक चीज पाया गया है कि मैग्नीशियम एंड टेक्नीशियम, सॉरी मैंगनीज और टेक्नीशियम हैव कंपैरेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इनके पास D5 है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम पाया गया। कम होने का वजह इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने के साथ साथ क्या पाया गया बेटा? वीक मेटेलिक बॉन्ड। इस वजह से इन लोगों का कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट कम पाया गया है।
और बस इतने इन्फॉर्मेशन काफी है बेटा, बस जितना इन्फॉर्मेशन पकड़ा रहेगा, इतना पकड़ के रखोगे ना, इतना से तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि डी ब्लॉक में आपको यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं बेटा, एक डी ब्लॉक एज वेल एज पूरा पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पूरे डी ब्लॉक में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो मर्क्यूरी का बेटा, और सबसे अच्छा। ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का पाया गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन का पाया गया। टंगस्टन का। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही किसका हाईएस्ट है, टंगस्टन। टंगस्टन का है। और याद करो ऐसा कुछ आप लोगों को नर्सरी में पढ़ाया भी गया था कि हमारे घर पे जो बल्ब होता है, अभी तो बल्ब का कंसेप्ट बदल गया बेटा, हाँ सर, पहले इसका दौर का जो है ना, याद है। हाँ, तो उसके अंदर जो ये फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का बना होता था, आपको पढ़ाया गया था, इसलिए इसका हाँ होता है सर। ताकि इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना। हाँ सर। ठीक है बेटा, लोग यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। आइए अब देखो कुछ चीजें याद है बेटा, हम लोग इस चैप्टर को हाँ शुरू सर। करने से पहले हम लोग कुछ सर, पढ़ाई किए थे, एटॉमिक साइज, क्रोमियम एटॉमिक से रेडियस पे बात कॉपर की तक थी। इक्वल होगा। हाँ, तो हम लोग ये पढ़े थे, ये देखो ये वही चीज आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो जो पाया गया स्कैंडियम से, देखो टाइटेनियम की तरफ क्या हुआ, कम घटा, वेनेडियम में घटा, क्रोमियम घटा, उसके बाद एमएन। अब इसको यहाँ से आप एमएन से देखोगे ना, तो लगभग ये लोग एक माना जाएगा, सेम, इसका वैल्यू जो है लगभग सेम माना जाएगा। तो ये जो बीच में कांस्टेंट होने का रीजन क्या है, याद है हम लोग क्या पढ़े थे, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन, ना 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 बेटा ना, आपको हम पढ़ाए थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ सर। तो आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि डी सीरीज में बीच में ये जो साइज कांस्टेंट हो जाता है, इसका कांस्टेंट होने का रीजन क्या है, तो कांस्टेंट होने का रीजन है डी ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी को याद है एक और क्वेश्चन, यहाँ देखो इसके, अब देखो यहाँ पर एक ये ग्राफ को समझो, या ग्राफ पे ध्यान दो, कौन है बेटा, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, तो ये कौन सा है, ये 3D सीरीज हाँ सर। है ना। चलो तो सबसे सीरीज का नाम बताओ तो फटाफट बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सीरीज है, नाम बोल। 3D। 3D, ग्रीन वाला कौन सा सीरीज है, 4D 4D। और ये वाला कौन सा सीरीज है 5D। है ना। अच्छा अब देखो तो ऊपर जा रहे, इसका मतलब बोल साइज, ये साइज है, साइज क्या हो रहा है यहाँ पर ग्राफ में, बड़ा सर। बढ़ रहा है। तो बोल तो 3D सीरीज से अगर 4D सीरीज पे जाते हैं तो साइज बड़ा बढ़ता है। बढ़ रहा है, और 4D से 5D में जाने पर साइज बड़ा सर थोड़ा। कांस्टेंट है बेटा, लगभग कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, देखो ये लगभग कुछ कांस्टेंट। हाँ सर। और देखना आप लोग हम पढ़ाए थे जिरकोनियम और हैफनियम का साइज इक्वल सेम होता है, होता है। ठीक हाँ है। सर। नियोबियम और टैल्टलम का साइज इक्वल होता है। और इसके लिए कौन सा वर्ड पढ़ाए थे बेटा आपको, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये साइज के मामले में याद रखना। तो देखो अभी हम लोग मोटा मोटी क्या पढ़े, ये डी ब्लॉक में लेफ्ट राइट जाने पर साइज घटता तो है, पर बीच में साइज इक्वल हो जाता है। इक्वल रहता है। और इक्वल होने का रीजन क्या है, इक्वल होने का रीजन है आपका यहाँ पर, इसका रीजन आप क्या बोलोगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और हाँ, किसका, डी और बाइटल का। डी ब्लॉक। हाँ, और ऊपर से नीचे जाने पर साइज नियम क्या होता है, बढ़ता है। तो हाँ 3D सर। से 4D जाने पर साइज तो बढ़ रहा है बेटा, लेकिन 4D से 5D जाने पर साइज इक्वल हो जा रहा है। और इक्वल इसका होने का रहेगा। रीजन क्या, इसका होने का कारण क्या है बेटा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है बेटा, लोग आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन और सुन लो कि डी ब्लॉक में सबसे बड़ा मेटेलिक रेडियस किसका पाया गया, लैंथेनम का। और डी ब्लॉक में सबसे छोटा मेटेलिक रेडियस पाया गया निकल का। डी ब्लॉक में हाईएस्ट आयनिक रेडियस लैंथेनम का ही पाया गया है, और स्मॉलेस्ट रेडियस भी निकल का पाया गया। तो डी ब्लॉक का हाईएस्ट लोएस्ट याद रखना। और ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम हैफ्नियम का साइज इक्वल, साइज इक्वल, साइज इक्वल, साइज इक्वल। क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब अगर ये सवाल पूछ ले कि भाई ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो सुन ले लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन। यहाँ पे भी आप बोलोगे कीवर्ड सुनो, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है, सर क्या लिख रहे हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट।
अच्छा बताओ तो, ये जो अभी हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा कीवर्ड पे ध्यान देना। ये बताओ तो अभी ये जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर जो साइज इक्वल हो रहा है, इसका इक्वल होने का रीजन क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसका? डी 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 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का, ठीक है। और जब यहाँ पूछा जाए कि इसका, देखो डी ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग इफेक्ट होने पर साइज कांस्टेंट पाया गया है, और यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने का रीजन क्या है? यहाँ पे बोलोगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, पूछेगा किसका, किसका, बोलेगा एफ ऑर्बिटल का, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े बेटा हाँ लोग, सर। हाँ ठीक सर। है। चलिए, ये हो गया हम लोग बात। ये देख बेटा सुनो, एक किताब है जेडी ली, पहले यहाँ समझो। ज्यादातर जो फैकल्टीज और टीचर्स होते हैं ना बेटा, वो इस किताब को फॉलो करते हैं। हम लोग इस किताब को ऑथेंटिक मानते हैं कि इसमें ज्यादातर जो डेटा दिया वो ऑथेंटिक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। हर किताब को हम लोग ऑथेंटिक नहीं मानते। तो आपको बेटा जब नोट्स हम भेजें उसमें भी देखना, ये सब डेटा आपको याद करना नहीं है। एक फिर से बता रहे, आपके एनसीईआरटी के बुक में या मेरे नोट्स में जहां पे भी इस तरीके का डेटा होगा ना बेटा, आपको डेटा याद नहीं करना है। अनटिल एंड अनलेस अगर कहीं मेंशन करेंगे बेटा इसको याद करो, उसको याद नहीं करना है, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश। तो देखो तो यहाँ पर बोलो, यहाँ से साइज इक्वल रह रहा है सर। लगभग सेम है ना? हाँ है ना? हाँ सर। सर। अच्छा यहाँ से यहाँ देख साइज बढ़ा, ये भी बढ़ रहा है, हाँ ठीक सर। है। यहाँ से यहाँ बढ़ा लेकिन ये लगभग सेम है। इक्वल यहाँ से ये बढ़ा, लगभग सेम है। यहाँ से ये बढ़ा, लगभग सेम सेम है, है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा? ये इधर हाँ आपको सर। अभी तक जो पढ़ा है उसको दिखाने के लिए बता रहे थे, और कुछ नहीं था। अब आ जाओ अगला टॉपिक पे बात करते हैं। गजब टॉपिक पढ़ने जा रहे बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने से पहले एक बार फिर से, वैसे पढ़ा चुके, दोबारा पढ़ाने जा रहे, दोबारा नहीं तीसरी बार पढ़ाने जा रहे, फिर से बेटा बात समझो। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है कि अगर आपके पास एक एटम है, इसका फिजिकल स्टेट गैसियस गैस स्टेट। है, और अगर आप इसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी देंगे। ये बदले में आपको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन। और इस एनर्जी का नाम होगा आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन का लॉस के बाद तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कटायन। कटायन, है ना। और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा फर्स्ट I1। आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। दूसरा निकालने का नाम हो जाएगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा का नाम हो जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन, हाँ ठीक सर। है। नेक्स्ट हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, दो मेन फैक्टर जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, एक है साइज, और दूसरा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अब बता सकते हैं इन दोनों फैक्टर में कौन सा फैक्टर साइज, डोमिनेट है, कौन सा स्टेबिलिटी फैक्टर सर। डोमिनेट? हाँ, स्टेबिलिटी याद रखना। हम लोग सबसे पहले स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हाँ बच्चे सर। लोग। ये देखो एनसीईआरटी का डेटा, ये एनसीईआरटी का डेटा है। और यहाँ पर आपको देखो तो ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ। व्हाट डज दिस मीन? सर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये। अब देखो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो बोलो यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर घट गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा घट गया, फिर घट गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो ट्रेंड क्या है? तो पहला लाइन पर क्या बता रहा है ट्रेंड के बारे में? इरेगुलरिटी, है ना। आप लोग हम पिछले क्लास में बोल देते बेटा, डी ब्लॉक में वैसा ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा जैसे जनरली हम लोग पढ़ते आते हैं, लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो सवाल है फिर पढ़ना कैसे? तो यहाँ पर ट्रेंड पे बात नहीं होगा, जहां जहां थोड़ा बहुत गड़बड़, उस गड़बड़ पे बात होगा, ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि एमएन का ये क्यों है, देखो तो अच्छा खासा बढ़ गया यहाँ से, है ना। एमएन का क्यों? हाँ सर। तो पढ़ो, ये लाइन को समझ में आ जाएगा, पढ़ो इसको। स्टेबिलिटी का वजह। हाँ, स्टेबिलिटी आएगी ना, ठीक है। क्योंकि हाँ, अच्छा, field। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 4s1 4s1 3d5, 3d5। और एमएन का क्या है बेटा? 4s2 6। ये भी तो 3d5। स्टेबल है ना, ये भी चलिए। स्टेबल है। लेकिन इसमें 4s1 तो हाफ फील्ड है, हाँ सर, हाफ फील्ड। और यहाँ 4s2 फुल फुल फील्ड है। फील्ड अपन है। जानते कि, है ना।
तो वही वही बात यहाँ पे कहा गया कि क्रोमियम के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा कम है। तो थोड़ा कम होने का वजह क्या हो रहा है, उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अच्छा, अब यहाँ से कोई जवाब देना चाहेगा? देखो चलो देखिए, इस पूरे सीरीज में पहला और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के मामले में सबसे ज्यादा किसका है बेटा? जिंक सर जिंक का सर, दोनों फुलफिल्ड है। पूछेगा क्यों? बोलेगा सर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 3d10 होता है? 4s2। सर 4s2 होता है, 3d10। सर ये हाँ भी फुलफिल्ड है, ये भी सर, दोनों फुलफिल्ड है, हाईली फुलफिल्ड है। स्टेबल है। हाँ आ रहा सर। बात समझ में? अब देखो हाँ कैसा सर। कैसा क्वेश्चन बनेगा, और ये सारा आंसर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होगा। इसीलिए पिछले क्लास में बोले थे बेटा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ करके आने के लिए। तो कोई बात नहीं, आज क्लास शुरू होने से पहले तो थोड़ा बहुत टच करवा दिया, अगर पढ़ के आए होते तो और अच्छे से समझ पाते। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो, अब अगला क्या होगा। अब सेकंड का, ये तो पहला, तो देखो पहला में सुन लो, पहला में पूछेगा एमएन का ज्यादा क्यों है? सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बोलेगा सबसे ज्यादा जिंक का क्यों है? सर क्योंकि सर एस और डी दोनों फुलफिल्ड है ना? अच्छा, पहला में क्रोमियम और एमएन में किसका ज्यादा है? है। Mn दूसरा में सीआर और एमएन में किसका ज्यादा है? सीआर क्रोमियम। CR सर। तो अब ये सवाल पूछेगा कि भाई दूसरा क्रोमियम का ज्यादा क्यों हो गया? अब देखो कैसे बताओगे। जैसे अगर क्रोमियम का पहला पढ़ने बैठेंगे तो पहला तो ऐसे पढ़ेंगे 4s1 4s1 3d5, 3d5। है ना? और दूसरा का मतलब पहला निकल चुका है, तो पहला हाँ निकल सर, चुका तो क्या बन 4s1 जाएगा? हट जाएगा सर। हाँ सर। है ना? अब नीचे कंपेयर करो, एमएन को भी बोलो, तो सर एमएन का पहला निकालने का मतलब तो ये होगा, यहाँ से निकालना है। कहाँ से निकालना है? 4s2 से निकालना है। 4s और जब पहला निकल जाएगा तो बन जाएगा फिर हाफ 4s1 फील्ड हो जाएगा। 3d5, है ना? अब ये हाँ बताओ सर। कि बोलो क्रोमियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? तो यहाँ से निकालना है। हाँ लेकिन सर। एमएन का सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s 4s1 4s1 से निकलेगा। अब बोल कैसे आंसर देगा कि सर हाफ फील्ड है सर। सर पागल सर एमएन हाफ फील्ड हो जा रहा है जब निकल जा रहा है, और नाम क्रोमियम नाम मुन्ना नाम नहीं मुन्ना सर, नाम दोनों तो मुन्ना। हाफ फील्ड है। वैसे नहीं होगा बेटा, अब देखो खेला समझो। अच्छा ये बताओ, अभी अभी आपसे बात की थी कि साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी, बात होगा, बोलो साइज के साथ इनवर्सली आयनाइजेशन एनर्जी का क्या? इनवर्सली बस, प्रोपोर्शनल। तो बोल तो क्रोमियम का जब निकलेंगे तो कौन सा ऑर्बिट से निकलेगा? थर्ड ऑर्बिट। हाँ सर हाँ सर। और एमएन का निकालेंगे तो किससे सर निकालेंगे? फोर्थ। फोर्थ ऑर्बिट। तो हाँ सर। थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में साइज कंपेयर कर ले। हाँ सर, तो थर्ड छोटा है सर, तो उसका ज्यादा होगा आयनाइजेशन थर्ड एनर्जी। छोटा होगा तो उसका ज्यादा हो जाएगा। हाँ खेल सर। समझ रहे बेटा? हाँ, हाँ वाह, सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक दो और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। ये देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पहला वाला में जिंक ज्यादा है लेकिन दूसरे वाले में कॉपर ज्यादा हो गया। देखो, कैन यू सर एक्सप्लेन वही दिस? है कोई बेटा एक्सप्लेन करने वाला? सर, साइज के लिए होगा सर। बोले सर यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ आ रहा है। ये देखो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जिंक का, है ना, तो जिंक का मतलब पहला पहला जिंक का मतलब अगर बात करेंगे तो क्या होगा? 4s2 4s2 3d10। 3d10। ये पहला क्लियर हो गया। और हाँ सर, दूसरा का बात करेंगे तो Zn प्लस तो बन चुका, तो ये 4s1 4s1 3d10। 3d10। अगर कॉपर का पहला का बात करेंगे तो 4s1 3d10, लेकिन 3d10 जैसे ही दूसरा का बात करेंगे तो 3d10 हो गया, है ना? 3d10। इसका मतलब हाँ अगर दूसरा निकालना है तो कहाँ से निकलेगा? तो कॉपर के सर, मामले में थर्ड 3d10 से ऑर्बिट। निकलेगा, और इसके मामले में 4s1 से निकलेगा। ये हाँ सर। ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है? हाँ हाँ सर सर। क्लियर है। आप में से कोई बता सकता है कि इस बार थर्ड में आओ तो देखो, थर्ड में किसका हाईएस्ट दिख रहा है इन तीनों में? जिंक। जिंक का सर। अब जो अंडरलाइन की उसको देखना। ओह सर, मैंगनीज। तो फिर से देखो, हम लाल रंग से अंडरलाइन कर रहे हैं। बोलो इन तीनों में किसका ज्यादा दिख रहा है थर्ड में? सर एमएन मैंगनीज। का। मैंगनीज का। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो देखो, बोले सर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 सॉरी 3d5 5। नॉर्मल लिख रहे हैं। एमएन का हो जाएगा 4s2 3d5, 5। और Fe का लिखेंगे 4s2 3d6। 3d6। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं बेटा? 2। हाँ सर।
तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या बन जाएगा, बोल? 3d4 4 सर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या बन जाएगा? 3d5 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या बन जाएगा? 3d6 अब तीसरा 6 इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से है? इससे निकालना है, इससे निकालना है, इससे निकालना है। अब इन हाँ तीनों सर में ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है? सर 3d5 सर हाफ फील्ड। 35 हाफ फील्ड है, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा दिखाएगा। हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा पकड़ लो यहाँ पर, देखो तो आराम से काम हो पा रहा है। अब इसी में आ जाओ, थर्ड में, सेकंड में। अब देखो फर्स्ट में जिंक ज्यादा, कॉपर और जिंक, इन दोनों पे देख, खेला समझ ले बेटा, एग्जाम में इन तीनों पे क्वेश्चन और इन दोनों पे पूछता है सबसे ज्यादा, इसी पे ध्यान दो। तो फर्स्ट में कॉपर और जिंक में जिंक ज्यादा था, लेकिन सेकंड में कॉपर ज्यादा हो गया, थर्ड में देख जिंक फिर से ज्यादा हो गया। बोले क्यों? जैसा 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Zn2+ बन चुका है, अब उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। और कॉपर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है। अब जिंक ज्यादा स्टेबल हो गया, तो जिंक ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर हाँ सर। समझ रहे बेटा लोग, खेला आगे बढ़े। चलिए हाँ सर पढ़ लेना बेटा, इतना देर से जो बोले यही था, पढ़ ले, अब एक बार अपने से गो थ्रू कर ले। हाँ सर पढ़ लीजिए। हाँ सर और साथ ही साथ देख, तो फिर से आपको दे दिए फर्स्ट हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, इसको थोड़ा सा याद रखो, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ठीक है? हाँ सर तो लोएस्ट देखो, तीनों ही मामले में लोएस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसका लोएस्ट है? कैंडियम का। हाँ कैंडियम सर। और हाईएस्ट फर्स्ट जिंक का है, सेकंड कॉपर का, लेकिन थर्ड फिर से जिंक का हो गया। हाँ सर ठीक है बेटा लोग, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर सर। चलिए अब देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, देखो निकल का थर्ड भी हाई पाया गया है, कॉपर का भी हाई पाया गया, जिंक का भी हाई पाया गया, मोटा मोटी, एक साथ नहीं, मोटा मोटी। थर्ड हाई पाने का मतलब क्या हो रहा है? तो 2 निकल चुका है, हाँ सर Na2+ बन चुका, कॉपर 2+ बन चुका, Zn2+ बन चुका है। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर थर्ड हाई है, इसका मतलब ये स्टेबल स्टेबल है है। सर अगर थर्ड हाई है तो इसका मतलब ये भी स्टेबल है, स्टेबल है सर थर्ड हाई तो इसका मतलब ये भी स्टेबल, तो ये साबित होता है। अभी तक जो भी पढ़ाई पढ़े वो तो बेटा लेफ्ट राइट का चल रहा था, है ना? अब हाँ थोड़ा सर सा टॉप टू बॉटम का खेला समझ लेते हैं। टॉप टू बॉटम में देखो, पहले नॉर्मली रूल बताओ, हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट क्या होता है बेटा? तो बढ़ता है बढ़ता है। टॉप टू बॉटम घटता है घटता है। अब टॉप टू बॉटम में मेरे पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D 5D सीरीज है। तो पाया ये गया है, ये लाइन पढ़ो, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, 3D से 4D जाने पर घटता हुआ पाया गया है, घटता है बट 4D से 5D जाने पर इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ बढ़ जाता है। और इसका रीजन लैंथेनाइट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अगेन वंस अगेन। थोड़ा सा ये रूल याद रख, अगर थोड़ा सा ये सब रूल पे पढ़ोगे ना बेटा, तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा, पूछेगा क्यों, बस इतना बोलने से आपका काम हो जाएगा, ड्यू टू। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और अगर ये पूछ ले कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो क्या बोलेगा? ड्यू टू। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ effect एफ of और बाई F टाइम। और F और beta अब इसमें एक और वर्ड ऐड कर उसको, अब करेक्ट आंसर ये बोलेगा, पुअर screening effect of F और beta हाँ ठीक सर है। हाँ सर। सर 3D और 5D में किसका ज्यादा है क्या चीज? सर वही देखो साइज साइज, सर अभी क्या ट्रेंड देख रहे थे गजोरी पड़ रहा सॉरी है सर ना, आयनाइजेशन एनर्जी एक तो डेटा दे दिए बेटा आपके पास, ये देखो डेटा आपको पूरे दे दिए, बैठ के मिलाते रहो किसका कम ज्यादा है। अगला टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर बोल।
+1 +2 सर मेनली वही शो करता। हाँ सर। अब रीजन बोल। सर क्योंकि सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब सुनो खेला क्या है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा? एस। हाँ, और इस ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? आपका जवाब होगा एनएस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही आंसर होगा। हाँ सर। फिर समझ रहे बेटा? अगर हाँ आपसे सर। पूछेंगे कि ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो आप यही बोलोगे ना, NS1। NS1। इसका मतलब एनएस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है तो +1 हो जाएगा। हाँ सर। ग्रुप 2 में किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS2। बेटा? NH2। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब अगला सुनो, ये एस ब्लॉक का पढ़ाई हुआ, पी ब्लॉक का क्वेश्चन सुनो। अगर आपसे पूछेंगे ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP1 NH2 NP1। अब इसका P1 ऑक्सीडेशन नंबर बोल। सर +3। ये सब पढ़ के नहीं आओगे बेटा, यही होगा। हाँ सर +1। हाँ सर ठीक है। ग्रुप 14 NS2 NP2 ऑक्सीडेशन नंबर सर +2। 2+4। हाँ सर। सेल पकड़ो। हाँ सर। हाँ सर। तो पी ब्लॉक में कौन डिसाइड कर रहा? सर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो हर बार ही डिसाइड कर रहा है। सर एस एस ब्लॉक और में कौन पी। डिसाइड कर? सर एस और पी पी में, में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ अब पी में देखो, समझो बात को, यहाँ पर एनएस डिसाइड कर रहा है और यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है? बोले सर NS एनएस और डिसाइड कर रहा है और एनएस प्लस एनपी डिसाइड कर रहा है। हाँ सर। सॉरी, हाँ सर। या एनपी 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 एनपी। क्लियर है हाँ बात? हाँ हाँ सर। सर क्लियर है। अब एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो, कहाँ का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर रहा है? ऑप्शन दे रहे हैं। बोल लास्ट। बोल बेटा। सर लास्ट। लास्ट और भी डिसाइड कर रहा है ना? हाँ सर। लेकिन जब, हाँ लेकिन बी ब्लॉक में खेला बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। बी ब्लॉक का खेला थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझना है। यहाँ तक समझ गए? अब आओ, हाँ सर। 1s 2s 2p 3s ये 3p 4s 3d 4D। 4p पढ़े ना ये? हाँ सर। हाँ सर। एनर्जी ऑर्डर बोलते, एनर्जी ऑर्डर बर्ड है सर। सर बढ़ेगा। यही है, हाँ सर। यही है। सुन, अगर पूछा जब 4s और 3d में किसका एनर्जी ज्यादा है? 3D। 3D का सर। 3d का। 3d का एनर्जी ज्यादा, ऑफकोर्स ज्यादा, बट एक्सपेरिमेंटली 4s और 3d का वैल्यू, ऑफकोर्स 3d ज्यादा है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन आप चाहो तो उसको ये भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? लगभग इक्वल। सेम। इक्वल है बेटा। ये ध्यान में रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको दिमाग में रखना कि एज पर n प्लस एल रूल, एज पर n प्लस एल रूल, ऑफकोर्स 4s और 3d में 3d का एनर्जी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में उन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं पाया गया। इतना डिफरेंस कम है कि जरूरत पड़ने पर हम उसको दोनों को क्या मान सकते बेटा? इक्वल। इक्वल सेम मान सर। सकते। ठीक है, अब और खेला यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का खेला देखो। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जैसा, आप इस पे ध्यान दो, ये वाला पढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। तो आपसे पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के पास, डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है, उन लोगों के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पाया गया है? तो जवाब क्या बोलेगा?
बोलेगा सर उसमें NS इलेक्ट्रॉन और N माइनस D इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस सर कम बहुत होता है। कम होता है। कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हाँ सर। अब यहाँ पर एक लॉजिक देखो, तो लॉजिक से आप पकड़ोगे कि किसका क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, तरीका देखो। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 सर। 2 है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना बेटा आपको। जी सर। यहाँ देख, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है, पकड़। बोल बेटा, हाँ NS में सर। कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप लोगों को? 2। अब बोल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। वैसे नहीं, वैसे नहीं। ठीक है, अब बोल डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। 1। अब इन दोनों को टोटल मार। 3। चल फिर से समझाते, फिर से पकड़। NS में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2। उसमें से अनपेयर्ड को जोड़, 3। फिर इसको भी जोड़ दे। 4। अगला पकड़, कितना इलेक्ट्रॉन? 2। फिर अनपेयर्ड जोड़, 3। 3। फिर जोड़, 4। फिर जोड़। 5। 5। इसी रूल से टॉप टू बॉटम पूरा मिला, और एक जगह गड़बड़ होगा, पकड़ उस गड़बड़ को। साढ़े 9। सर ठीक तो है सब। ठीक लग रहा? कहीं गड़बड़ नहीं लग रहा बे दोस्तों? तरीका क्या सीखा? फिर से तरीका पकड़, तरीका पकड़। पहले पकड़ेंगे 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना वो लिखेंगे, और उसमें क्या जोड़ना शुरू करेंगे? जवाब दे। अनपेड इलेक्ट्रॉन डी और वाइटल। जोड़ना है ना। अच्छा, क्रोमियम में 4s में कितना इलेक्ट्रॉन? बोल। 1। 1। 1। अब इसमें जोड़ना शुरू कर। 2, 2। 3, 4, 5, 6। हाँ सर। तो 7। सर 7 भी 7 होगा सर। 7 नहीं सर, क्रोमियम में बोल नहीं कहाँ सर। गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है? बोल क्रोमियम में सर। क्रोमियम में कैसे गड़बड़ है बे क्रोमियम में? अच्छा सर, हाँ सर 4s का तो जोड़ लिए। बोले इसको क्यों पकड़ रहे हो? हम तो यहाँ से जोड़ दे रहे हैं ना भाई। 4s तो यही हाँ तो है सर उसको 4s। जोड़ लिए सर, जोड़ लिए। तो जोड़ लिया, अगर जोड़ना तो चल पकड़ते। 4s का 1, फिर इसको जोड़ 2, फिर यहाँ से जोड़ 3, फिर इसको जोड़ 4, फिर इसको जोड़ 5, इसको जोड़ 6। ठीक है, यहाँ हाँ से पकड़ सर। 2, सर 3। कॉपर में। हाँ, इतना टाइम लगाया बे पकड़ने में? 1 2। बोले सर कॉपर का, बोले 1। अब अनपेयर्ड सर इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ? कहाँ हुआ सर? हाँ सर 2 नहीं हुआ। है ना। निकल का देख, हाँ सर। यहाँ 2, फिर इसमें जोड़ेंगे 3, 4। हम क्या करें बेटा? डी का अनपेयर्ड जोड़ रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ सर। एक्सेप्ट कॉपर, बाकी समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, साथ में एक और चीज ध्यान रखना बेटा।
वैसे इतना सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता है पर सब दिखता नहीं है। आपके स्क्रीन पे देखो जो मोटा बोल्ड में दिख रहा है वो मेनली दिखता है, यानी स्कैंडियम +2 +3 में मेनली कौन दिखाता है बेटा? +3 टाइटेनियम मेनली क्या दिखाता है? +4 +4। वैनेडियम मेनली क्या दिखाता है? +5 +5। क्रोमियम मेनली क्या दिखाता है? +3 और +6। हाँ, +3 और +6। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। साथ ही साथ एक और सवाल, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि डी ब्लॉक में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कॉमन है? सर +2 +2 है ना, देखो +2 है ना यार, 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अब कुछ और। सर कॉपर का एक्सेप्शन है। हाँ, एक्सेप्शन के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, अब इस पे बात कर, अभी तो दिखाए बेटा, अभी तब तक पूरा खेल शुरू हो रहा है आगे। अब देखो क्या क्या है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? अभी पढ़े ना, देखो इतना दिन से जो पढ़ रहे थे वही था। 4s में जितने इलेक्ट्रॉन। 4s में जितना इलेक्ट्रॉन ये है ना, और मैक्सिमम पे कौन दिखाएगा बेटा? हाँ सर। 4s के साथ नंबर ऑफ 4s अनपेयर्ड और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। +2। और याद रखना डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ पाया गया एलिमेंट, वो 2 एलिमेंट होता है बेटा, रुथेनियम और ऑस्मियम। ये सब आप लोगों को रिडॉक्स में भी पढ़ाए थे बेटा, जाकर के देखना, रिडॉक्स में पढ़ाए थे आपको। हम रिडॉक्स में पढ़ाए थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में रुथेनियम, ऑस्मियम, जेनॉन, ये तीनों का ऑक्सीडेशन +8 होता है। ठीक है, अब कुछ और चीज सुन लो। कुछ मामले में डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी पाया गया है। ठीक है, और ये पढ़ाई बेटा आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद है ना, कोऑर्डिनेशन की बात की थी। हाँ सर। चलो ना, यहाँ पे भी ऐसे जो लोग सॉल्व कर लेंगे, निकालना तो सीखे बेटा है। बोल, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर X पकड़ लेंगे, ये हाँ कौन सर। है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। हाँ सर। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर बोल। -1। काहे का -1? कार्बन सीखा नहीं था रे गधा लोग कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड होगा अच्छा हाँ सर, सॉरी सर, तो सॉरी 0 होता है ना। हाँ सर। हाँ, इक्वल्स टू 0, X का हाँ वैल्यू सर। 0, तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन Zero. नंबर 0। Zero. चलो तो अगर हम तुमसे पूछेंगे, यहाँ देखो FeCO5, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। 0 है। सिंपल सा बात क्या है कि मैं इसको कार्बोनिल भी कहते हैं, CO को कार्बोनिल भी कहते हैं। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये देख ले, ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है बेटा, और मेटल हाँ, सर। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। 0 होता है। लेकिन अगर उस पर चार्ज आ जाए तो खेला पलट जाएगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर पूछेगा कोबाल्ट का तो उसको X ले लो, कार्बोनिल का ये 0 लेंगे, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? -1। -1 हो जाएगा। अब ये हाँ, सर। -1 होने का बात जानते हो क्या इंटरेस्टिंग क्या हो गया? देखो -1 तो आया बेटा, अब इंटरेस्टिंग क्या हो गया वो सुनो। बोलो तो लॉजिकली बात, कंसेप्चुअली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ, ये देखो अब सवाल पूछ लेगा कि भैया, ओ भैया तनी बताओ कि कहाँ है जहाँ धातु का जारन संख्या नेगेटिव है? ये सर सब मेटल मामला है कार्बन। मेटल का, ये मेटल कार्बोनिल विथ नेगेटिव चार्ज। अगर मेटल कार्बोनिल विदाउट एनी चार्ज है बेटा, तब तो उसका आंसर 0। 0 है ना। ये सब हम लोग आगे भी और पढ़ेंगे, जब इस चैप्टर में एंटर करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एंटर करेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ तक का मैटर क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ सर। कुछ और देखो, अभी बहुत इंफॉर्मेशन आना बाकी है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 के बराबर हो जाए, D5 के बराबर हो जाए, या D10 के बराबर हो जाए, आप उसको क्या मानोगे? आप उसको स्टेबल मानोगे। कंसेप्ट को समझो। जैसे स्कैंडियम है ना, अब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d1। और अगर पूछा जाए स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? AR। Ar हो गया, और Ar हो गया, इसका 3d क्या हो गया बोल? 0। 0 हो गया। जो D0 में चला जाए तो स्टेबल हो जाएगा।
अब जैसे इसका एग्जांपल ले लो, Fe3+ का एग्जांपल लो, Fe3+ के एग्जांपल को समझो, बोलो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या, Ar +2 3d6 3d6। बोले Fe3+ का बना भाई, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3d5 हो जाएगा, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 5। हाँ सर, D5 को पकड़ लिया, तो D5 का मतलब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे इसको पकड़ लो Zn2+, तो Zn का क्या होता है बेटा, Zn का होता है Ar 4s2 3d10, तो Zn2+ क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो 3d10। आया बात समझ में? तो जिसका हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 0, 0 D5 और D10 होगा। वो स्टेबल होगा। क्लियर है यहाँ स्टेबल तक होगा। की बात? हाँ सर, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन सुन लो। देखो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, बार बार एक वर्ड आ रहा है आप लोगों के सामने, इस पे ध्यान दिए? कॉम्प्लेक्स। हाँ सर, और आज का क्लास हम बेटा इसी से शुरू किए थे, ठीक है? देखो ये भी कॉम्प्लेक्स था जो आज हम क्वेश्चन दिए थे, हाँ सर, AgCN होल टू माइनस, है ना? इसमें ये क्या हाँ है, ये सर, मेटल है, ये लिगेंड है, ये मेटल है, लिगेंड। ये लिगेंड है बेटा। क्योंकि डी ब्लॉक का पढ़ाई ना बेटा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स का बात इतना आएगा, इसके ऊपर एक चैप्टर खड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर। अब देखो आगे क्या बताया जा रहा है। कोबाल्ट 3+, जबकि इसके पास ना D0 पाया गया, ना D5 पाया गया, ना D10 है। और निकल 2+ का अगर आप कन्फिग्रेशन, इसके पास भी D0 नहीं है, D5 नहीं है, D10 नहीं। चलो ना चेक करते, बोलो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 27। 27 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, Ar 4s2 3d7। 3d7। निकल का 28 होता है, 28 का अगर हाँ लिखेंगे सर, तो क्या होगा, Ar 4s2 3d8। 3d8। अब अगर कोबाल्ट को 3+, यहाँ 3+ है ना, तो 3+ हाँ अगर सर, बना देंगे बेटा, तो 3+ बनाने का मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 3d6 हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। निकलेगा, ये 3d6 हो जाएगा। और निकल को हाँ सर, 2+ बनाएंगे तो यहाँ ये तो 3d8 है, ये हाँ 3d6 है, सर, तो D0 तो हुआ नहीं, D5 तो हुआ नहीं, D10 तो हुआ नहीं। इसके बावजूद भी स्टेबल पाया गया, लेकिन कहाँ पाया गया है, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया गया। ठीक है यहाँ तक की बात? हाँ सर। चलिए अब आओ यहाँ पर आओ, देखो ये बात करते हैं। देखो तो बेटा कॉपर नीचे रूल के हिसाब से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए था, एक बार फिर से बात। +1। सर +1 होना चाहिए था सर। हाँ +1। अब देखो बड़ा जबरदस्त अभी तगड़ा यहाँ क्वेश्चन बनने वाला है। +1 होना चाहिए था, इसका मतलब कॉपर एग्जिस्ट कैसे करना चाहिए, Cu+। प्लस। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉपर Cu2+ में भी एग्जिस्ट करता है, हाँ सर, ठीक है? तो ऐसा क्यों है, चलो समझते हैं। जब रूल के हिसाब से प्लस है तो Cu+ क्यों? तो ये बेटा कुदरती देन है, बताते ही कुदरत में पाया गया, नेचुरली पाया गया। तो इसके साथ साथ एक और चीज देखो, अब एक और चीज पे ध्यान दो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलते Cu+ का कॉपर सर 28 हो जाएगा सर। फिर Ar 4s2 4s। अबे गधा लोग इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ के आया कर, सब नहीं पढ़ेगा देखा बार बार क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए अचानक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये सब नहीं होगा बेटा, तैयार नहीं होगा तो फंसोगे। अब बोलो, चलो लिख दिया, हाँ सर, बोलो Cu+ का क्या होगा, 3d10। हाँ। और Cu2+ का क्या होना चाहिए बेटा, 3d9। हाँ सर, इसके मुताबिक किसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, 3d10 Cu+। हाँ। लेकिन बेटा ये पाया गया है। अब देखो यहाँ दो खेला हो गया। एक तो ये होता रूल के मुताबिक होता नहीं है, फिर भी है, और है के साथ साथ स्टेबल भी है, ठीक है? अब इसका हाँ जवाब सर, सुनो क्या हुआ। इसका जवाब ये बेटा कि बनता तो Cu+ ही है, Cu2+ पहले नहीं बनता है, लेकिन नेचुरली पाया गया है कि एक्वस मीडियम में Cu+ अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर देता है। देखो समझो बात को, इसमें कन्वर्ट होता है बेटा, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, ये हो गया बैलेंस। तो Cu+ किसमें कन्वर्ट कर रहा खुद को, Cu2+। Cu plus एज वेल एज Cu2+। Cu, दो हाँ सर, है ना? अब देखो यहाँ खेला क्या हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +1।
प्लस हाँ 1, सर यहाँ पर 0 0 यहाँ सर पर +2 +2 तो वो तो यहाँ से यहाँ कॉपर का क्या हुआ, +1 से 0 रिडक्शन 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 हुआ, और यहाँ से यहाँ कॉपर का क्या हुआ। ऑक्सीडेशन अब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है, सर रिडक्शन भी दिखा रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सर। हाँ, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपर +2 ये सारा गड़बड़ क्यों है, इस गड़बड़ का रीजन पढ़ो। हाँ सर सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया सर। समझा बात। तो अगर पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों का ही एक ही आंसर है, ड्यू टू। ये सब कीवर्ड पकड़ना है बेटा, इतने में काम हो जाएगा, ये कीवर्ड है बेटा। हाँ सर। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्लियर है बेटा लोग, आगे बढ़े। अब अगला हाँ खेला। सर अब देखो कुछ और बात, ये सब देखो, ये सब देखो, अगर आप लोग को याद होगा ना बेटा, याद करो तो ये जो अभी हम लोग का ऑनलाइन क्लास शुरू होने से पहले जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था, तो शुरू का 4-5 क्लास बेटा आप लोगों को क्लास 11 का रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन नंबर, केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडेशन, पीरियोडिक टेबल, सब कुछ टच किए थे, याद है। हाँ सर वो इसी कारण से टच किए थे बेटा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। और उस दिन कोई बेटा मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था कि सर पल्ले नहीं पड़ रहा था। कौन बेटा था रे? देखो 2 भागा हुआ लगा, 2 भाग गया। कौन बेटा था उस दिन टेक्स्ट किया था, है कि नहीं क्लास में? सर आप जो क्लास में पढ़ा रहे पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर बाद में खुद ही बोला सर शुरू का क्लास हम मिस कर गए थे। तो बेटा जो शुरू का क्लास मिस किया है वो सब बाउंस खाएगा। देखो अब वो बात फिर से आ रहा है, बोल। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा यहाँ पर स्कैंडियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? स्कैंडियम का +3 राइट, तो है ना। हाँ हाँ सर सर। टाइटेनियम का क्या होता है? +4 +4 +4। अब देखो खेला क्या है यहाँ पर। अगर स्कैंडियम 2+ के हालात में पाया जाए तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा? 3+ +3 में और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? लूज लूज करेगा करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो प्रोसेस का नाम? रिड्यूसिंग। हाँ सर इलेक्ट्रॉन का लॉस और उसका सर नाम? उल्टा लिखे सर आप। वही तो हम रुके हुए हैं, कोई कुछ बोली नहीं, रिडॉक्स बोल रहा है। हाँ सर इलेक्ट्रॉन का लॉस प्रोसेस का नाम? ऑक्सीडेशन हाँ, और जो ऑक्सीडेशन दिखा था उसका काम? एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। और इस लाइन को क्या बोल रहा है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, है ना, सोचो ना, स्कैंडियम किस में ज्यादा स्टेबल पाया गया? 3+ में, ये 3+ इलेक्ट्रॉन लूज सर करना चाहेगा। टाइटेनियम 4+ में ज्यादा स्टेबल है तो ये भी लूज करना चाहेगा। वैनेडियम 5+ में ज्यादा स्टेबल, ऊपर से मिलाते जाना भाई, है ना। हाँ आयरन सर। 3+ में ज्यादा स्टेबल है, कोबाल्ट एक 3+ में ज्यादा स्टेबल है। तो ये सबके पास क्या चीज का टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी। हाँ सर मतलब ये कैसा ऑक्सीडेशन बिहेव करेगा, बिहेव रिड्यूसिंग कैसे एजेंट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रूल क्या है कि जो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के हालात में है उसका बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट उसी तरीके से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जैसे इसको पकड़ लो, ऑक्सीडाइजिंग या एजेंट और ये ज्यादा स्टेबल किस में होगा? तो Mn7+ किस में अपने आप को ले जाना चाहेगा? 2+ Mn2+। इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग। कौन बदमाशी कर रहा है? ठीक है, तो बदमाशी की जाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया खेला? हाँ सर अभी देखो, अभी बहुत खेला आना बाकी है। देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा जो आपको बता रहा है। अब अगला लाइन देखिए आप, कि जो एलिमेंट अपना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के हालात में होता है वो कैसा कंपाउंड बनाता है? आयनिक आयनिक। और अगर वो ऑक्साइड बना रहा है तो ऑक्साइड का नेचर पूछेगा, याद है? ये भी आप लोग को हम पढ़ाए थे, ऑक्साइड का नेचर बेसिक बेसिक होता है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है वो कोवैलेंट एसिडिक। और
जैसे सवाल पूछेगा Mn2O3 बोर्ड पूछेगा एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक। Mn2 अपने देखो आप कंपेयर करो ना, यहाँ पर ऐसे कंपेयर कर लो। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +7 है। +7। तो जो कम वाले हालात में है लोअर में, सर उसका नेचर क्या होगा? बेसिक बेसिक। होगा। एक और क्या होगा? ionic। आयनिक कंपाउंड। और ये हाँ वाला सर एसिडिक होगा और कोवैलेंट होगा। कोवैलेंट। यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बोल आयनिक नेचर और बेसिक नेचर घट Decrease रहा घटेगा, होगा। लेकिन कोवैलेंट नेचर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। बढ़ रहा है। तो यही सब क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा एग्जाम में। ऐसा पूछेगा TiCl3 TiCl4 इन दोनों में आयनिक कौन ज्यादा है? TiCl3। हाँ? तो बोले सर इसका TiCl +3 है, इसका +4 है ना? पूछेगा इन दोनों हाँ में सर। कौन एसिडिक है कौन बेसिक है? बेसिक है +3 वाला। हाँ सर कोई नहीं। +4। एसिडिक बेसिक का खेला ऑक्साइड में खेलेगा बे गधा, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। समझे बात? हाँ सर। हाँ एसिडिक नेचर बेसिक नेचर ऑक्साइड ये पढ़ा दिए बेटा, क्या ना बाबा तो पढ़ क्या ना, तुम्हें पढ़ता काहे नहीं है बे गधा लोग। यहाँ तक ओके है बेटा, लोग आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये वो टॉपिक है जो तुम्हारा पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये तो टॉपिक कभी हम स्किप करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है बेटा, ये टॉपिक आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, तो फॉर द टाइम बिंग इसको स्किप कर रहे हैं। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का टाइम पे फिर से बात करेंगे, ठीक है? यहाँ तक अब आओ हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट है। अब आ जाओ कलर, कलर। है ना? कलर पे बात करते हैं। हाँ सर। और आई थिंक कलर पे हम लोग थोड़ा बहुत पहले बात कर चुके बेटा। देखो बोलो व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? आप में से कोई बताना चाहेगा? सर ब्राउन। ब्रिक रेड। कलरलेस। ब्लू। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? ग्रीन। ग्रीन कौन सर। बेटा बोल रहा है? ये किसका आवाज था? ब्लू ग्रीन कौन बोला बेटा? बोलना, ये तुम लोग चुप कर, बड़ा गड़बड़ करता है। फैजान बोला था शायद सर। अब जो बोला खुद चुप हो जाता है, पता नहीं डर से चुप बैठ जाता है। सर पता नहीं, इसका कलर बोल। ग्रीन। नहीं पता सर। अच्छा नाम बता सकते हैं इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल। नीचे वाला ग्रीन विट्रॉल। अब पकड़ा था खेला, अब बोल। अरे वाला सर याद नहीं आ रहा। वाइट। हाँ सर। इसका कलर बोल। ब्लू। ब्लू। इसका कलर सबूत। ग्रीन। वाइट। वाइट। दरअसल में कंसेप्ट है बेटा, समझ ले। अगर डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में तो वो कलर दिखाएगा। सिंपल खेला, पहले ये समझ। अगर डी में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो क्या दिखाएगा? कलर कलर। दिखाएगा। देख समझाते बोल। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बोल। +2। हाँ सर। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बोल। +2। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2। बोल। +2 जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल। सर 4s2 सर 3d 3d10 होगा। 2 हाँ प्लस सर। 2 प्लस का Zn का नहीं चाहिए, 2 प्लस का चाहिए। फिर 2 प्लस का बोल। हाँ सर। Cu2 प्लस हाँ का सर। बोल। 3d9। 3d9। अब बता, क्या कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ हाँ सर। सर। है इसके पास। कलर दिखा रहा है। हाँ। हाँ सर। 36 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। हाँ सर है।
कलर दिखा रहा है। 3D10 के पास हाँ सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं सर। कलर नहीं दिखा रहा। कलर हाँ क्या हो सर, गया? ये वाइट हो गया। व्हाइट हो गया। तो पहले सर सबसे सिंपल रूल समझ लो। बोलो। सर कलर नहीं दिखाएगा तो सर कलरलेस नहीं वाइट हो जाएगा। तो कलरलेस तो यहाँ व्हाइट दिखाई देता है बेटा। नो कलर माने सादा रंग। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ हमको मालूम है प्रकाश बाबू बहुत गोरा गोरा चिट्टा लड़का, तुम्हें तो प्रकाश का कलर नहीं है। और अगर पूछेगा, देख नाम सुन रहे तो नाम देखना, नाम प्रकाश है। समझ रहे हो? सर, रोशनी से प्रकाश। और अगर बोलेगा प्रकाश जो है वो गोरा चिट्टा क्यों है, तो बोलेगा प्रकाश का जो है डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है फुलफिल्ड। सर। नहीं। नहीं, अच्छा हाँ अनपेड सर। अनपेड अनपेड होगा तो कलर हो जाएगा ना। हाँ जैसे सर। मेरा उबैद बेटा का देख कलर ब्लू है। उबैद लड़का एकदम चुप हो गया, पता नहीं तुम्हें कैसे मेरे बच्चा को चुप कर सर दिया। क्लास नहीं करता है शायद सर, लेकिन क्या है हमको अभी। वही बोल, क्लास में लॉगिन है, पहले बात करता था, क्वेश्चन रखता था, उबैद उबैद। तो ओके। हाँ सर। नहीं ऐसे लड़का बोला, क्या हुआ बेटा तुमको, तुम इतना चुपचाप आजकल काहे रहता है? हम तुमको हमेशा बोले अपने, तुम एकदम क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया, एकदम चुप हो गया, क्या हुआ तुमको बताओ। हर बात ताकत नहीं रहता है बॉडी में। ओ अच्छा, मैंने रमजान बाद नॉर्मल हो जाएगा तो पूरा बैक टू नॉर्मल डेज। क्या, चलो फिर एक लड़का भागा, भागो भागो सब भागो। अच्छा सुनो, सुनते हैं सर। तो देखो मोटा मोटी बात यह है बेटा, यहाँ समझो बात को कि कलर कौन दिखाएगा। सर देखो जैसे यहाँ पर बस कब, पहले समझो, अनपेयर्ड है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस एग्जिबिट कलर प्रॉपर्टी, ज्यादातर कलर दिखाता है। और कलर दिखाने का अगर कारण पूछेगा तो कारण क्या बोलेगा? डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और कौन ट्रांजिशन दिखाएगा, डीडी ट्रांजिशन कौन दिखाएगा? ये वाला लाइन पढ़ो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? सर जिसका पास हाँ डी सर। जीरो डी। हाँ और जो D0 D10 होगा, जैसा भी पढ़े थे ना, Zn2+, जैसे देख हाँ अगर सर। पूछेंगे और एक चीज सुन ले, रट जा, कुछ चीज हम बता रहे, रट जा। जैसे क्या रखना मालूम है? अगर आपसे पूछा जाए, और ये सब आपके नोट्स पे दिए है, कि बोल बेटा Fe2+ का कलर क्या है, बोले सर इसका कलर ग्रीन ग्रीन है ना। अब समझेगा। Cu2+ का कलर क्या है, बोले सर इसका कलर ब्लू है। ब्लू है। अब देख ऐसा पूछेंगे, बोल FeCl2 का कलर क्या है, ग्रीन। बोले ग्रीन है। बोले क्यों, बोले सर इसमें Fe2+ क्या हालात में है ना। अगर पूछेंगे हाँ सर। FeSO4 में इसका कलर क्या है, ग्रीन। ग्रीन है। अगर पूछेंगे CuCl का कलर क्या है, पता नहीं सर। पता नहीं क्या है, Cu+ हुआ। सर और यहाँ तो Cu+ टू का प्लस है इलेक्ट्रॉनिक सर। कन्फिग्रेशन ओह। हाँ सर। कलर। हाँ सर। सर तो कलरलेस नो होगा, कलर वाइट मत, होगा। तो व्हाइट हो जाएगा। लेकिन हाँ पूछेंगे सर। CuCl2 का कलर, बोले सर सर यहाँ तो तो ब्लू। +2 है, इसका मतलब ये ब्लू है। समझा? आप लोग के हाँ नोट्स सर। में बेटा आयन का कलर का एक लिस्ट दे दिया, याद कर लो कौन कौन क्या क्या कलर होता है। जैसे Cr3+ का कलर ग्रीन होता है, Cr6+ का कलर ऑरेंज होता है, Mn7+ का कलर पिंक होता है। ये सब याद करो बेटा, किस किस का कलर क्या होता है याद करो। ठीक है यहाँ तक? ठीक, ये हाँ सब पढ़ते सर। रहना। हाँ अब एक बहुत जबरदस्त चीज आ रहा है, समझ। अब ये सुनो, और यहाँ पर बेटा 3 चीज बताएंगे, उस 3 चीज को याद रखना है। फिर जैसे जैसे आप लोग चैप्टर आगे गहराई में जाओगे, ये सब कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में भी आएगा, वहां और अच्छे से समझ पाओगे। सुनो, तो मोटा मोटी बात ऐसा है बेटा कि जो D1 से लेकर के 9 तक होगा वो कलर दिखाएगा, लेकिन जो D0 होगा और D10 होगा वो कलर नहीं नहीं दिखाएगा। दिखाएगा। मोटा मोटी बात कितना है। अब आगे सब कीवर्ड सुन लो। बोले ये क्यों कलर दिखाएगा, इसके लिए कीवर्ड होगा DD ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। यहाँ तक ओके है? हाँ सर। Cr6+ का कलर अभी आपको हम क्या बताए, ऑरेंज। ऑरेंज। और Mn7+ का कलर क्या बताए थे बेटा अभी, पिंक। पिंक घोल के पी जाओ, घोल के पी जाओ ये 2 कलर को। इसलिए बेटा कि इस चैप्टर में
सुनो इस चैप्टर में आगे जिसके को बहुत पढ़ाई होने वाला, अभी चैप्टर तो शुरू हुआ है, सुनो एकदम खोल के सर सुनो। सुन बेटा सर पहले मेरा बात। CR3 प्लस का क्या होगा? हाँ CR3 प्लस का क्या होगा सर? ग्रीन ग्रीन, ठीक है हाँ सर यहाँ हाँ देख क्या लिखे, ये सुन, ये याद कर ले बेटा। आप लोगों का हाँ डी सर ब्लॉक में आगे चल करके इस 2 कंपाउंड के ऊपर स्टडी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, समझे। और इन दोनों में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखने बैठोगे तो इसका +6 और इसका +7 +7 है। अब देखते कौन बेटा बताएगा। सीआर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, +1 3d5 एमएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d5 तो अब यहाँ से आंसर बोल। CR6+ का कॉन्फ़िगरेशन, सर पूरा उड़ जाएगा सर, AR बचेगा। पूरा हो रही है। हाँ सर। MN7+ का कैसे कॉन्फ़िगरेशन, सर? तो इसका भी ये 3d0 हो दिमाग का जाएगा। दही है ना, हो गया ना। हाँ सर। बोले सर ई का हो गया, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया ना। हम लोग हाँ कभी सर। पढ़े थे D0 होगा तो कलर नहीं होगा, यहाँ तो दोनों तो धड़ल्ले से कलर दिखा रहा है ना। हाँ सर। ठीक, तो अब इसका जवाब सुन क्या है। इन दोनों को स्पेशली आप अलग से याद रखोगे। सर इस एक्सेप्शन है। नहीं, इसका एक और कंसेप्ट है जो आपका सिलेबस के बाहर है, बस नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। CTS अगर आप हाँ CTS कहते हैं, बताइए यहाँ पर 3 कंसेप्ट है, कलर होने का 3 कंसेप्ट है। पहला वाला कंसेप्ट आपको बता दिए कि D1 से लेकर के 9 कलर दिखाएगा, D0 कलर नहीं दिखाएगा, D10 कलर नहीं दिखाएगा। तब बोलेगा ओ D0 नहीं दिखाएगा तो बबुआ बताओ कि क्रोमियम 6+ भी तो D0 है। सर आप म्यूटेड हो गए। आवाज नहीं दे रहा बेटा मेरा। हाँ सर। हाँ, तो पूछेगा कि भाई D0 है, वो कलर क्यों दिखा रहा है। तब आपका जवाब होगा कि इसका कलर दिखाने का रीजन है, किसका स्पेशली 2 याद रखेगा, K2Cr2O7 मतलब CR3+ का, CR6+ का और Mn7+ का। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सर इतने ही लिखने से हो जाएगा। हेलो, तुम लोगों को समझ आ रहा है हाँ बेटा। हाँ पढ़ो सर। पढ़ो इसको। हाँ सर। ठीक है बेटा लोग, यहाँ तक बात समझ में आया, आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो एक और मजेदार चीज आने वाला है। क्या आपको पता है कि AgCl का कलर क्या होता है। भाई क्या आपको पता है AgBr का कलर क्या होता है। क्या आपको पता है AgI का कलर क्या होता है। क्या आपको पता है हाँ AgS का ये बेटा छोड़ो, 3 ही से काम हो जाएगा, ये आपको याद करना है। तुम लोग याद करना बे, तुम लोग तो ग्रुप 17 पढ़ा दिए थे। हाँ सर। हाँ याद करो, ग्रुप 17 में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि अगर ग्रुप 17 में आपके पास F- रेडिकल है, Cl- है, Br- है, I- है, और अगर इन लोगों को हम AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये AgF देगा नो प्रेसिपिटेट, AgCl देगा हाँ व्हाइट सर। प्रेसिपिटेट, AgBr देगा पेल येलो प्रेसिपिटेट, AgI देगा येलो प्रेसिपिटेट। याद है बेटा दे लोग। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये सब होता है बेटा, पिछला चैप्टर का पढ़ाई आपको आगे अगले चैप्टर में जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। हाँ सर। तो सुनो बात वही है। अब यहाँ पे खेला क्या है, अब इसको आपको ऐसे समझना है। AgCl, क्या आप में से कोई बेटा बताएगा कि AgCl में Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ag+, AgBr में भी Ag+ होगा हाँ और सर। AgI में भी Ag+ प्लस होगा। और Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा बेटा आपको ये। तो बोल D10 का कलर क्या होना चाहिए, एज पर वाइट। रूल पहले व्हाइट। तो यहाँ तो व्हाइट मिला ना,
हाँ लेकिन यहाँ पेल पे येलो, पेल येलो, येलो। हल्का हल्का येलो मिला है, हाँ सर, वहाँ पूरा यहाँ पर येलो मिलता है। पूरा येलो मिला है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेटा केमिकल बॉन्डिंग, आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे जिसका नाम पढ़ाए थे पोलराइजेशन। हाँ सर, यहाँ पर बताया था कि कैटायन का साइज छोटा हो जाए, छोटा हो जाएगा, नाइन बड़ा हो जाएगा। पोलराइजेशन होता है। ये पढ़ाए हाँ थे ना सर। पोलराइजेशन? हाँ हाँ सर। सर। आप बता सकते हो कि AgCl, AgBr, AgI में सबसे ज्यादा पोलराइज कौन है? AgI। AgI। और यहाँ पर याद रखना, D10 होने के बावजूद भी अगर कलर पाया गया है तो उसका रीजन होगा पोलराइजेशन। उसका रीजन है पोलराइजेशन। पढ़ो इसको, ठीक है सर। पढ़ो इसको। हाँ सर। हाँ सर समझ गए। ठीक है, समझे बेटा लोग? अब जो हाँ इतना सर। तक जो पढ़ाए ना बेटा, एक समरी बना देते, इससे आपका काम हो जाएगा। ध्यान से सुनो, 3 तरीके से बी ब्लॉक में कलर का जो पढ़ाई होगा कि कलर क्यों है, तो बोलेगा सोनी नहीं है इसलिए कलर है। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। इसका 3 रीजन होगा, सुनो। एक बोलेगा कि सर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब D 1 से लेकर के 9 होना चाहिए, वो कलर दिखाएगा कलर। और कलर दिखाने का रीजन बोलेगा DD ट्रांजिशन। ये कीवर्ड याद रखेगा। और बोलेगा कि जो D0 है, D10 है, वो व्हाइट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो फिर पूछेगा कि ठीक है भाई, Cr6+ और Mn7+, ये लोग तो D0 है, फिर भी कलर दिखाता है, बोलेगा इस मामले में CTS काम कर रहा है। हाँ सर। और बोलेगा अच्छा ये बात है, तो भाई Ag+ में तो D10 है, फिर भी कलर है, बोले इस मामले में पोलराइजेशन। पोलराइजेशन काम कर रहा है। बस ये सब पॉइंट पकड़ के रखो। ठीक है बच्चा लोग, बेटा लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, और ये देखो, आप लोग हम बोले थे ना कि ये दिया हुआ, देखो ये देखो सारा कलर का लिस्ट बना हुआ है, कौन क्या क्या कलर दिखाता है। Ti3+ पर्पल है, V4+ ब्लू है, ग्रीन है। याद कीजिए इसको। ठीक है देखो सर। ये बताया था ना, Cr3+ का कलर क्या बताए थे? ग्रीन। देखो ग्रीन है वहां पर। हाँ सर। ठीक है, इसको याद करना है, इसको, इसका कोई उपाय नहीं, इसको आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आने वाला, अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ट्रांजिशनल मेटल आयन हैव द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब सर्टेन रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन। ये भी सुन लो बेटा, कलर तभी दिखेगा जब वो किस रीजन में आएगा? विजिबल। याद करते एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हाँ थे, सर। स्पेक्ट्रम, हाँ सर। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, बाल्मर। पैचन है ना। हाँ सर, तो ब्रैकेट कौन पीक विजिबल में आ रहा था? बाल्मर। बामर आ रहा था। तो विजिबल रीजन में अगर आएगा तो ही कलर दिखेगा। और सुन लो कलर दिखने का कंसेप्ट क्या है यहाँ पर। याद है वहां पर हम लोग बात की थे वेवलेंथ का, याद है ये फॉर्मूला 1/λ हाँ इक्वल सर। टू R, है ना। तो लैम्डा खेला, लैम्डा का बेटा एक और चीज बता दे रहे आप लोगों को, सुन लो। लैम्डा का नाम बोल। वेवलेंथ। वेवलेंथ। लैम्डा का एक और नाम पकड़ा दे रहे बेटा, पकड़ के रख। कलर। हाँ, अगर लैम्डा का वैल्यू में जरा सा भी चेंज हुआ बेटा तो कलर बदल जाएगा, ये याद रखना। ठीक डिफरेंट है सर। कलर है आप पढ़ना यार, ये सब पढ़ाया हुआ, याद करना। हम लोग क्या पढ़े थे? VIBGYOR। हाँ सर। हम लोग पढ़े थे प्योर इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रहा बढ़ेगा। है तो कलर चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे वेवलेंथ बदलेगा हाँ बेटा सर। कलर बदल जाता है, समझे बात। कलर है, वेवलेंथ दरअसल में कुछ और नहीं, कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे खेला क्या मालूम है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, सॉरी कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने का मतलब कौन एब्जॉर्ब होगा? कलर एब्जॉर्ब होगा। कलर। तो कलर है ना, तो कौन सा कलर आपको ऑब्जर्व होगा? खेला, वर्ड पे ध्यान दे। कौन एब्जॉर्ब होगा तो कौन ऑब्जर्व होगा? जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा। और इसके लिए आपके पास एक साइकिल है। ये देखो, अगर वायलेट कलर एब्जॉर्ब होता है, लैंग्वेज पे ध्यान दे बेटा, जिसका वेवलेंथ 4000 है एंगस्ट्रॉम, तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा, दिखेगा क्या? ग्रीनिश येलो। हाँ।
अगर ब्लू कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है तो दिखेगा क्या? येलो। येलो। और ये कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल होता है बेटा, इसको कहते हैं, समझे? यहाँ देखो, हाँ अगर सर। रेड क्या तो दिखेगा क्या? ब्लू ग्रीन दिखेगा। और अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया तो दिखेगा क्या? रेड दिखेगा। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया तो रेड पर्पल दिखेगा, और पर्पल हो गया तो ये दिखेगा। ये है बेटा साइकिल, ठीक है सर। समझे? लेकिन इतना डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में है, तो आपको ट्रिक पकड़ा रहे वो सिंपल सा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। अब ट्रिक दे रहे, मोटा मोटी आप कवर अप कर लोगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपसे पूछेगा, भाई इस कलर का कलर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, तो कौन सा ऑब्जर्व हुआ? तो आप क्या करना, ये देखो, एक अपना साइकिल बनाना सीखो। उतना बड़ा साइकिल बनाने का जरूरत नहीं। साइकिल कैसे बनाएगा देख, ऐसे एक टाने का, ऐसे एक टाने का, और ये एक टान देगा, बस। कितना जबरदस्त साइकिल बनाया। अब देखो करना क्या, कितना घर बना बे बोल कहाँ फिर से देख। कितना घर बना? 6 6। 6। अब देख, पहला लिखेगा वी, आई को छोड़ देगा, आई के बाद बोल बी, बी जी, जी वाई, और ओ, आर। आर, ऐसे बना लेगा। तो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो, येलो। ठीक है ना? ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज। ऑरेंज। इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। मोटा मोटी से आप एक लमसम आइडिया निकाल पाओगे। खेल समझे बेटा? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर क्या आया है। क्या है बेटा? फॉर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स। फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। देखा गया ना बात, कॉम्प्लेक्स का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनमें से सबसे ज्यादा किसके पास टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने का? जवाब दे बेटा। डी ब्लॉक। हाँ, बोलेगा सर इतना ज्यादा है कि एक पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलने वाला है इसके ऊपर कोऑर्डिनेट। बार बार देखो ये वर्ड आपके हम सामने लेकर के आ रहे हैं, इतना ज्यादा टेंडेंसी है। और किसके पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी होता है और क्यों होता है, उसका कारण समझ ले। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया चाहिए बेटा। जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसका साइज छोटा होना चाहिए, उसका चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और उसके पास वैकेंट डी होना चाहिए। हाँ सर। अब देखो यहाँ से कुछ कंसेप्ट समझो, पीरियोडिक टेबल में याद करो। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है बेटा ऐसा है ना, यहाँ कौन बैठा हुआ? एस ब्लॉक। एस यहाँ कौन बैठा हुआ? डी ब्लॉक। डी यहाँ कौन डी बैठा हुआ? पी ब्लॉक। वो तो इस तरफ जाने पर साइज घटता है सर। घटता है। तो वो सबसे बड़ा साइज किस ब्लॉक का हुआ? एस। तो अगर पूछेगा एस ब्लॉक कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना सकता है, साइज बड़ा है। भाई इसका साइज बड़ा है ना? बात समझ में आ रहा? हाँ सर। अच्छा, एस ब्लॉक का चार्ज क्या हो सकता है? +1 या +2? +1 2 या +2। हाँ और डी सर। में याद कर, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक चले गए। हाँ सर। हाँ सर। तो डी के मुकाबले में एस का चार्ज ज्यादा है। ज्यादा है। कम। तो देख, तो आपको क्या चाहिए? आपको साइज कम चाहिए, साइज ज्यादा है। ज्यादा आपको चार्ज ज्यादा चाहिए, चार्ज ज्यादा कैसे बेस ज्यादा का? है इसका चार्ज कम हुआ ना, सर। हाँ सर, एस का कम है सर। है ना? और एस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा? नहीं सर। नहीं मिलेगा। तो एस के पास कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी नहीं है, सबसे कम है। बात समझ रहा है? हाँ सर। डी के पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने का। क्यों? पढ़ो इसको पहले, ये 3 पॉइंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर फॉर्म बाय द मेटल व्हिच हैज स्मॉल साइज ऑफ कटायन, मैक्सिमम चार्ज ऑन कटायन एंड वैकेंट डी vacant ऑर्बिटल। orbitals in cation। ठीक है बेटा? एंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये भी पढ़ा चुके हैं बेटा आप लोगों को। मैग्नेटिक बिहेवियर सुन लो कैसे क्या पढ़ा चुके हैं। बोलो, आपको ये पढ़ाए थे कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरा। है ना? हाँ सर। और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा। फिर आपको उसका कैलकुलेशन के लिए पढ़ाया था मैग्नेटिक मोमेंट।
म्यू फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n+2 bm। हम लोग पढ़े थे कि जो डायमैग्नेटिक होता है वहां n का वैल्यू 0, तो म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ सर इस मामले में म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पढ़े थे ये सब। हाँ बोल सर D0 का मैग्नेट पैरा ना डाया, डाया डाया, D10 डाया डाया, D109 पैरा सिंपल खेला। अभी तो देखो आप समझे, देखो बार बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सामने आ रहा है। आप पढ़ते हैं आप, चलो एक एक करके पढ़ो ये लाइन। पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक का रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा हाँ अनपेयर्ड सर इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, जैसे एक सवाल पूछेगा Fe2+ एंड Fe3+, which is paramagnetic and which is more paramagnetic, बोलेगा सर Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होता है और Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होता है। तो वो 3d6 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 4, और 3d5 में कितना है, 5 5। तो ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो गया, हाँ सर ठीक है। एंड पैरामैग्नेटिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये याद रखना। और मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ग्रेटर देन 0, पढ़े हाँ अभी सर बात, ठीक है। अब आज इसका बात करते हैं, डायमैग्नेटिक कौन है, जो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ सर और डायमैग्नेटिक इज मेनली ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये देखो डायमैग्नेटिक इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है और मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक का क्या होता है, 0 ये तो पढ़ चुके हैं। अब आज डी ब्लॉक पे बात कर लेते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और जिस D0 होगा D10 होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, D5, क्योंकि इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता D में, 5 से ज्यादा, है ना। हाँ सर और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ये आपको दिया गया है। और ये देखो, ये जो हम लोग लिखते हैं ना इसका यूनिट BM, बोर मैग्नेटन का वैल्यू बेटा ये होता है। ठीक है सर क्लियर है बेटा यहाँ तक। हाँ सर तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से बेटा, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। एक बार फिर से होमवर्क दे रहे हैं, अगर करके आओगे बेटा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, सबका नाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस में रखो बेटा। आज का क्लास से कम आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपको बार बार इसका जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस में रखिए, क्लियर है। हाँ सर अच्छा, इसके साथ साथ एक बार अनाउंसमेंट फिर याद दिला दे आप लोगों को